गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। मही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि 26 अप्रैल से 10th और 12 का बोर्ड पेपर स्टार्ट है, तो दिल्ली में भी बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो ये 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। आपको दिख ही रहा होगा कि 2021-22 ये राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। 2 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर के। ये सब तो आपको पता है। ये सिलेबस है। ये 6 चैप्टर टोटल पॉलिटी में आएंगे। देख लीजिए एक बार आप, ये 6 चैप्टर पॉलिटी में आएंगे आपके। कौन कौन से? तो सत्ता के नए केंद्र, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। और सेकंड पार्ट से, सेकंड बुक से, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और भारतीय राजनीति प्रवृत्ति और विकास। ये 6 चैप्टर आएंगे 40 नंबर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो आइए हम पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, सत्ता के नए केंद्र। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए, आज हम पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका सत्ता के नए केंद्र, है ना। आप जानते ही हैं कि जिस दुनिया को आज आप देखते हैं, ये दुनिया 1945 के बाद की है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वार 2 जब 1939 से 1945 के बीच हुआ, और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो आप जानते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत नुकसान हुआ। यूरोपीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो फिर सभी देशों ने मिलकर के ये सोचा कि शांति कैसे स्थापित हो। तो दुनिया भर की संस्थाएं बनी 1945 में, लेकिन उन संस्थाओं पर केवल कुछ ही देशों का नियंत्रण था। तो आगे चल कर के ये महसूस हुआ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्थाएं बनाई जाए। जैसे यूरोपीय लोगों ने यूरोपीय संघ बनाया, तो भारत के पूरब में जो आसियान कंट्रीज है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी देशों ने अपना 10 देशों का संगठन बनाया जिसको आसियान कहते हैं। और दक्षिण एशियाई देशों ने अपना संगठन बनाया जिसको सार्क कहते हैं, या हिंदी में दक्षेस कहते हैं। ब्रिक्स, सबसे ज़्यादातर जनसंख्याओं वाले देशों ने, ये 5 देश हैं। और आप जानते हैं कि पूरे संसार की जनसंख्या अप्रोक्स 800 करोड़ है ना, 8 बिलियन है। और उस 8 बिलियन में आप कल्पना कीजिए कि केवल ये 5 देश मिला करके 45% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। चीन भारत में अकेले लगभग 300 करोड़ लोग रहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स के बारे में जानना। तो इस चैप्टर में हम 4 संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स के बारे में। और भारत के पड़ोस में जो 4 देश हैं उसके बारे में भी जानेंगे। हम स्टडी करेंगे रूस की, चीन की, इजराइल की और इंडिया की तो करेंगे ही। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय, मैंने अभी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते क्यों हैं। क्योंकि एकाकी तो रहा नहीं जा सकता, हम परिवार में भी अकेले नहीं होते, हमें और लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे भी अब संसार में कोई देश अकेला नहीं रह सकता। जैसे इंडियन लोग आज संसार के हर देश में काम करते हैं, तो ऐसे ही सब देशों को सब देशों की ज़रूरत। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं। 1945 के बाद कुछ संगठन बने थे, लेकिन आगे चल कर के ये महसूस हुआ कि संसार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोकल ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। तो पहला स्टडी करते हैं यूरोपीय संघ की, यूरोपियन यूनियन की। देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो यूरोप की आर्थिक स्थिति डावाडोल थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बड़े बड़े कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और सबकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। क्योंकि युद्ध में देखिए, कोई भी लड़े, कोई भी जीते, लेकिन नुकसान दोनों तरफ का होता है, ये तो आप मानते हैं। तो ऐसे ही यूरोपीय आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। तो उस समय 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना प्रस्तुत की थी ताकि यूरोपीय आर्थिक स्थिति में बदलाव हो, यूरोप की आर्थिक पुनर्संरचना हो। और एक संगठन बना जिसको बोलते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये एक संगठन बना 1948 में। आगे चल करके 1992 में जिस संस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। 1992 में। तो आपसे पूछ लेगा यूरोपीय संघ कब स्थापित हुआ? 1992। किस संधि के द्वारा हुआ? तो maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ, ठीक है, 92 में। क्या हुआ इसमें? तो यूरोप के 28 देशों ने
मिल करके एक संघ बनाया। चूँकि भारत और चीन की तरह यूरोप के देश बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, भौगोलिक तौर पर बहुत छोटे छोटे देश हैं। आप कल्पना कीजिए कि बिहार की अकेली जनसंख्या 12 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की अकेली जनसंख्या 24 करोड़ है, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, और यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री फ्रांस है, वहाँ केवल 5 से 6 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप समझते हैं कि यूरोप में जो 50 देश हैं वो सब छोटे छोटे देश हैं। तो यूरोपीय संघ ने अपना एक, यूरोपीय संघ में जो शामिल देश हुए 28 देश, उन लोगों ने एक कॉमन वीज़ा सिस्टम लागू किया कि हम 28 देशों के बीच कॉमन वीज़ा सिस्टम होगा, लोग आराम से आ जा सकेंगे, है ना। एक कॉमन मुद्रा होगी कि सब, एक यूरो एक मुद्रा होगी, एक मनी होगा जो 28 देशों में चलेगा। बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। तो व्यापार में आसानी हुआ। यूरोपीय संघ दुनिया में सबसे ताकतवर आर्थिक संस्था के तौर पर उभरा। आप जानते ही हैं कि एक समय में 2005 में, अभी 2022 चल रहा है तो अभी से 17 साल पहले 2005 में यूरोपीय संघ सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा आर्थिक संगठन बन गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 1992 में यह स्थापित हुआ है। वर्तमान में इसके 27 सदस्य देश हैं। मैंने 28 बोला था, अभी एक कहाँ गया, तो अभी हम आगे देखेंगे कि एक कौन गायब हो गया इसमें से। यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है, तो अभी मैंने बताया कि मुक्त व्यापार, वीज़ा मुक्त आवागमन, बिना किसी वीज़ा के आप 28 देश की यात्रा कर सकते हैं अगर आप यूरोप के हैं तो। समान सुरक्षा नीति, समान मुद्रा जिसको यूरो बोलते हैं, ये प्रचलित हुआ। अब देखिए, जो कॉमन मुद्रा इन्होंने अपनाई उसको बोलते हैं यूरो। तो यूरोपीय संघ से याद रखिए यूरो, ठीक है। 2005 में ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना अभी यूरोपीय संघ के पास है, ठीक है। यूरोपीय संघ की ये तो अच्छी बातें हैं, अभी कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन देख लेते हैं कि कुछ निगेटिव बात क्या है यूरोपीय संघ में। तो देखिए क्या है, तो यूरोपीय संघ की सीमा क्या है, तो 28 देश में से ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता को त्याग दिया है। तो ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना ही ब्रेग्जिट है। तो आपसे पूछा जाए ब्रेग्जिट क्या है, तो आप बताएंगे कि 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन में जाने के लिए वीज़ा लगेगी। तो क्यों छोड़ दिया, तो ये इसका निगेटिव है कि अगर यूरोपीय संघ में सब कुछ ठीक था तो ब्रिटेन को बाहर नहीं होना चाहिए था, ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था, तो ब्रिटेन बाहर हो गया। 28 देशों के बीच जो कॉमन मुद्रा थी, जैसे अपना रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है, ऐसे ही यूरोपीय संघ के 28 देशों ने मिलकर के एक कॉमन मुद्रा बनाई जिसको यूरो कहते हैं। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन ने इसको मानने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते, हमारी अपनी मुद्राएं चलेगी। तो ये कुछ अड़चने हैं। तो आइए, दूसरी संस्था है आसियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। आसियान, आप वर्ल्ड का मैप अपने सामने खोलिए और उसमें देखिए कि आसियान कौन है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण नहीं, भारत दक्षिण एशिया का देश है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, दीज ऑल आर साउथ एशियन कंट्रीज, नॉट साउथ ईस्ट कंट्रीज। हम साउथ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दक्षिण में भी हो और दक्षिण के पूरब में भी हो। तो क्या भारत आसियान का सदस्य है? नहीं है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया का नहीं। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। कितने देश हैं अभी इसके मेंबर? तो 10 देश हैं। कौन कौन 10 देश हैं? अभी आप अपने मैप में देखिए, भारत के ठीक पूरब में देखिए, आप, मैं एक एक देश का नाम बता रहा हूँ, आप मैप पर हाथ दीजिए। देखिए, भारत के ठीक पूरब में म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये 5 देश हो गए। फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये 10 देश आसियान के सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को बदला जा रहा है, ठीक है। नुसंतारा अब नई राजधानी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुमान है कि जकार्ता एक द्वीप है, समुद्र के बीच में है और बहुत ही जल्दी ये समुद्र में समा जाएगा। तो इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1967 में इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है अभी, और 10 देशों का ये संगठन है, ठीक है। कौन से 10 देश हैं इसको भी आप याद रखेंगे नाम। अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया ना आपको। तो संस्थापक तो ये 5 देश थे और बाद में ये 5 देश थे इसमें जुड़ गए। तो वर्तमान में
वर्तमान में आप देखेंगे तो 10 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है। और देख लीजिए आसियान का झंडा कैसा है, तो धान की बालियाँ, चावल जिससे मिलता है उसको धान बोलते हैं। तो धान की जब आप बालियाँ बनाएंगे इस तरह से जो धान की बालियाँ होती हैं, आपने देखा भी होगा धान की बालियाँ जो होती हैं, तो धान की 10 धान की बालियाँ इस 10 देश को संबोधित करते हैं, इस 10 देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आसियान का झंडा है, उस पे धान की बालियाँ हैं जो इन देशों के बीच एकता, मित्रता, सहयोग, इन सब को बताता है, ठीक है। आसियान क्यों प्रासंगिक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? चूँकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश प्राचीन काल से ही व्यापार के केंद्र रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो यूरोपीय देश, अमेरिकन देश इसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के रेशम, यहाँ के मसाले के लिए ललायत रहते थे। यहाँ के कॉटन के कपड़े बहुत फेमस हुआ करते थे। तो आज भी ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत का क्या हित है इसमें, तो आप जानते हैं कि भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है कि पूरब की तरफ देखो। तो आप भारत पूरब की तरफ देखता है तो उसको आसियान नज़र आता है। तो आसियान देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता है, बॉर्डर पर सीमा शुल्क बहुत ही कम करके इन देशों के साथ हमारे अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, ठीक है। अगला संगठन है सार्क। SAARC। सार्क का मतलब वो सार्क मछली मत समझ लीजिए आप, ये सार्क एक संगठन है, हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन था, जबकि सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इस 8 देश इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन, मैप पर देख लीजिए दक्षिण एशियाई कौन कौन है, तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये 8 देश इसके सदस्य हैं। 1985 में यह स्थापित हुआ, ठीक है। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहला सम्मेलन हुआ। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपने बता दिया कि 1985 में स्थापित हुआ, ये तो ठीक बात है कि ये जो है 1985 में बना है, ये तो ठीक बात है। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, याद रखेंगे आप, नेपाल की राजधानी ये लिखा हुआ भी है काठमांडू, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सार्क 8 देशों का संगठन है, लेकिन सार्क अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि सार्क के जो प्रमुख देश हैं जैसे भारत और पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते ज़्यादा ठीक नहीं रहे हैं। ठीक है कि सही करने की कोशिश हुई है। वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में बिना बुलाए यात्रा की थी, तो ऐसा लग रहा था कि संबंधों में थोड़ी गर्माहट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बदले में आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक हो गया। तो पाकिस्तान भारत में कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में सबसे आगे रहा है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए। शहबाज शरीफ दोबारा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही अपने पहले उद्बोधन में ही उन्होंने कश्मीर को लेकर के कमेंट किया है। तो आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, और जब तक भारत और पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो फिर सार्क बेमतलब है, मीनिंगलेस है। तो ये संस्थाएं मित्रता की भावना स्थापित करती थी, लेकिन कर नहीं पाई। ठीक है, तो सार्क 1985 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर काठमांडू है। ठीक है, सार्क ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, कि ये जो देश है इनके बीच मुक्त व्यापार समझौता हो। ठीक है, ये कोशिश की गई थी, लेकिन ये भी बहुत हद तक सफल नहीं रहा है। एक फूड बैंक स्थापित करने का प्रपोजल था इन देशों के बीच, ये भी अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल नहीं रहा। तो अगर सीमा पूछा जाए तो आप यही बोलेंगे कि पड़ोसी देशों में अक्सर विवाद है, जिस वजह से सार्क अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा है। आतंकवाद की समस्या है। ठीक है, आखिरी जो इम्पोर्टेंट संस्था आपको इस चैप्टर में पढ़नी है वो ब्रिक्स है। देखिए, पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC। ब्रिक मतलब ईंट होता है, जैसे ईंट से मकान बनते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रिक। ब्रिक मतलब हियर B फॉर ब्राज़ील, आप देखेंगे, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका।
तो साउथ अफ्रीका पहले इसका सदस्य नहीं था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। आप याद रखेंगे कब स्थापना हुई? 2006 में। 2006 में। 2009 में पहला सम्मेलन हुआ और उसी के बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। तो वर्तमान में 5 इसके सदस्य हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे संसार की जितनी जनसंख्या है उसका 45%, सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या है कि 45%, लगभग 50% हो गया। संसार में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। 800 करोड़ की जनसंख्या अभी नहीं हुई है, उससे थोड़ा कम है, हम मान लेते हैं। तो 45% जनसंख्या केवल इन 5 देशों में रहती है, जबकि रहने के लिए जैसे मान लीजिए 45% जनसंख्या है तो 45% क्षेत्रफल भी होना चाहिए। नहीं, केवल 30% पृथ्वी के क्षेत्रफल पे 45% जनसंख्या रहती है और वर्ल्ड जीडीपी में केवल 25% इनका योगदान है। तो ये 5 देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो वर्ल्ड जीडीपी के 25% है, पॉपुलेशन के 45% है और एरिया वाइज देखें तो 30% है। तो ब्रिक्स पूरे संसार के लिए बहुत ही मजबूत संस्था है, ठीक है। इन्होंने ब्रिक्स ने एक नया बैंक स्थापित किया है जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो कहीं ब्रिक्स बैंक आ जाए तब भी नहीं घबराना है आपको। 2015 में ये संस्था स्थापित हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 5 देश का 20% शेयर है इसमें, ठीक है। ये 4 संगठन के बारे में आपको पढ़ना था, मैंने यही बताया आपको। तो आप सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में जानिए। 1992 में स्थापित हुआ यूरोपीय संघ, ठीक है। 1992 में 27 इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अगला आसियान है, 1967 में स्थापित हुआ है। हेडक्वार्टर जकार्ता है, 10 देश इसके सदस्य हैं। सार्क है, 1985 में स्थापित हुआ है, 8 इसके सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला ब्रिक्स है, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई है। 2010 में ये 5 देशों की संस्था बन गया और 5 देश इसके सदस्य देश हैं। इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है। तो अब हम 4 देशों के बारे में जान लेते हैं। चीन के बारे में, जिस चीन को अभी हम देखते हैं उस चीन ने आधुनिकीकरण के रास्ते पर इतनी तेज़ गति से कैसे आगे बढ़ा, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो चीन हमको आज दिखता है कि इंडिया में एक भी ऐसा फैमिली नहीं होगा जिसके घर में कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट ना हो। यहाँ तक कि जिस फ़ोन को आप यूज कर रहे होंगे वो फ़ोन भी हो सकता है चाइना का हो। इतना चीनी दखल है। उन्होंने अपने यहाँ विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है जहाँ सस्ते दर पर वो सामान बनाता है। तो दुनिया भर की इंडस्ट्री अपना सामान चाइना में बनवाने की कोशिश करती है। तो चाइना का ये पावर है, चाइना ने खुद को एम्पावर्ड किया है। तो जिस चीन के बारे में हम अभी देखते हैं उस चीन हम कब स्वतंत्र हुए? 1949 में। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और इसके ठीक 2 साल के बाद 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ। अब चीन की स्वतंत्रता की कहानी अभी नहीं जानेंगे हम। तो 1949 में जो चीन स्वतंत्र हुआ है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन 1979 में, यहाँ 78 लिखा है, यहाँ 79 होना चाहिए था। 1979 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई जिसको आप भारत में एलपीजी कहते हैं। भारत ने भी 1991 में एलपीजी लागू किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो भारत ने लागू किया, चीन ने ये काम 1979 में किया था। अपने खुले द्वार की नीति अपनाई। एक चीनी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देंग सियाओपिंग। तो देंग सियाओपिंग के समय चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ आने दिया और मॉडर्न यानी कि आधुनिक औद्योगिकरण की शुरुआत की। और अब दिखता है आपको कि चीन कितना आगे निकल गया है हमसे। हमें चीन को कम्पीट करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, ठीक है। कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में चीन ने नए मानदंड स्थापित किए हैं। तो चीन से हमें सीखने की ज़रूरत है। अगला रसिया। अभी रूस, वेरी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है अभी कि रूस और यूक्रेन संघर्षरत हैं, युद्ध भूमि में दोनों संघर्षरत हैं। तो हमें रूस के बारे में जाननी होगी। रूस की राजधानी मॉस्को है। संसार का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रूस का है, सबसे बड़ा देश है। लेकिन जीडीपी के मामले में रूस 11वें नंबर पर आता है। आपने कभी सोचा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने रूस के ऊपर अटैक क्यों कर दिया था? क्योंकि एक तो वो रूसी जो जाति थी, स्लाव जाति, उससे घृणा करता था। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और कारण है कि रूस में हाइड्रोकार्बन है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, गैस की प्रचुर मात्रा है रूस में।
और पेट्रोकेमिकल किसको नहीं चाहिए आज संसार में। आप पेट्रोल डीजल का दाम देखिए, एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका ठप पड़ जाएगा, परिवहन व्यवस्था आपकी धीमी पड़ जाएगी यदि पेट्रोकेमिकल ना हो, कोयला ना हो, गैस ना हो, पेट्रोल डीजल सीएनजी ना हो। तो रूस में ये प्रचुर मात्रा में, तो हिटलर की भी नज़र रूसी हाइड्रोकार्बन पर थी। हो सकता है इसलिए उसने रूस पर अटैक किया हो, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। रूस जो है हिटलर के अटैक के बाद मित्र राष्ट्र के तरफ चला गया और मित्र राष्ट्र दोनों विश्व युद्ध में विजय रहा था, आपको पता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, पूरे संसार का सबसे ये ताकतवर संस्था है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं। उसमें एक रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना। भारत नहीं है उसमें, ठीक है। तो परमाणु संपन्न देश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यही मैं बता रहा था। रूस इसका अस्थायी सदस्य है। अब भारत के बारे में 2011 में जनगणना हुई थी, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अभी अनुमान है कि 130 से 135 करोड़ के बीच जनसंख्या हो गई होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें 65% आबादी ऐसी है जिसका एज 35 साल से कम है, यानी कि भारत युवा देश है, ठीक है। भारत की राजधानी बताइए। तो इंडिया की राजधानी आपको पता ही है, नई दिल्ली है। अब एक एक करके देखिए आप। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारत संसार का एकमात्र ऐसा देश है जो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही, जबकि उस समय आप देखिए तो 83-84% निरक्षरता दर थी। 100 में से 84 लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, अपना साइन नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी भारत ने रिस्क लेते हुए स्वतंत्रता मिलने के साथ ही बिना किसी भेदभाव के अपने सभी स्त्री, सभी पुरुष को वोटिंग राइट दी। ऐसा कहीं नहीं हुआ, ना अमेरिका में हुआ, ना ब्रिटेन में हुआ। ये जो पश्चिमी देश आज अपने ऊपर दंभ भरते हैं कि वो संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, नहीं, उन लोगों ने अपने महिलाओं को बहुत बाद में अधिकार दिया। ब्रिटेन के इतिहास को देखें तो उनके संसद तो 500-600 साल पहले स्थापित हो गए थे, पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन अपनी महिलाओं को वोटिंग राइट वो 1928 में आके दिए हैं। ब्रिटेन में और अमेरिका में तो गृह युद्ध चला है, दासों को तो अधिकार ही नहीं देना चाहते थे। अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई इस कारण से, राष्ट्रपति का मर्डर हो गया। लेकिन भारत में लोकतंत्र का तकाजा देखिए कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमने सबको वोटिंग राइट दी, बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। धर्म, जाति, रंग, नस्ल, निवास स्थान, इन आधार पर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो भारत आज आज़ादी के 75वें बसंत के बाद भी, 75वें साल स्वतंत्रता के हो गए, इसके बाद भी लोकतंत्र फल फूल रहा है और मजबूत हुआ है। हर 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं और हारी हुई सरकार बिल्कुल लोकतंत्र के तकाजे के अनुसार, लोकतंत्र के नियम के अनुसार सत्ता से हट जाती है। शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण होता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के समय आपने अमेरिका में देखा होगा, जो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, कितना तमाशा हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद छोड़ने को तैयार नहीं थे जबकि वो चुनाव हार गए थे। जो अमेरिकन सांसद है कैपिटोल, वहाँ पर अटैक हो गया लोगों का। तो हमारे यहाँ तो नहीं हुआ ये सब कुछ। हालांकि एक बार इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी कि इस देश में तानाशाह ही स्थापित हो जाए, लेकिन वो पीरियड भी ख़त्म हो गया। अगले चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। 1975 से 1977 के बीच 21 महीने का वो इमरजेंसी का पीरियड था जब भारत में आपातकाल लागू हो गया था। आपने पढ़ा ही होगा ये सब। तो ये भारत की ताकत है। इजराइल सत्ता का नया केंद्र, 1948 ईस्वी में इजराइल की स्थापना हुई है। पहले वो क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था। आज इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। जेरूसलम के बारे में एक टॉपिक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया, आप सर्च करेंगे इजराइल के बारे में। तो जेरूसलम के हज़ारों सालों का रक्त रंजित इतिहास रहा है। 3 धर्मों के लोग ऐसा मानते हैं कि जेरूसलम उनका तीर्थ स्थान है, और यही विवाद का जड़ है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान, ये तीनों मानते हैं कि तीनों का पवित्रतम स्थल जेरूसलम है, और यही विवाद का जड़ है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, ठीक है। इजराइल 1948 में स्थापित हुआ है। फिलिस्तीन का क्षेत्र सिकुड़ करके मुसलमान
एक तरफ किनारे हो गए और जो क्षेत्र बचा वो यहूदियों का बचा। जैसे ही 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, ऐसे ही अरब देशों ने मिल करके इजराइल के ऊपर अटैक किया, लेकिन छोटा सा इजराइल अपनी सत्ता, अपनी राष्ट्रवाद विचार को बनाए रखने में सफल रहा है। बहुत ही मजबूत देश है। दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इजराइल की एजेंसी है। ठीक है। अभी भारत के साथ इजराइल के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। क्यों? इसलिए नहीं गया कि अक्सर ऐसा माना जाता था कि इजराइल की अगर हम यात्रा करेंगे, इजराइल एक यहूदी देश है, यहूदी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं और मुसलमानों के साथ उनका लगातार विवाद रहा है। तो ये मान्यता थी कि अगर भारत इजराइल की यात्रा करता है, भारत के राजनयिक इजराइल की यात्रा पर जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो मुस्लिम समाज है उसकी भावनाएं आहत होगी। लेकिन आप जानते हैं कि आज की बदलती दुनिया में, वैश्वीकरण के दौर में अपना हित सर्वोपरि है। तो राष्ट्र हित में सबके साथ संबंध बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विश्व इतिहास में कोई ना तो परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही परमानेंट दोस्त होता है। ठीक है। ये देखिए 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान मिला। भारत के साथ इसके रक्षा और प्रौद्योगिकी में बेहतर संबंध है। भारत इजराइल में बने हथियारों का अच्छा इंपोर्टर है, हथियार हम आयात करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, ये पहला चैप्टर है। इतना चीज़ अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कीजिए, ये पक्का आपको पेपर में दिखेगा। ठीक है। जैसे देखिए, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, ये लिखना है। ब्रिक्स की स्थापना और किस उद्देश्य के लिए हुई? अभी बताया ना मैंने, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। ब्रिक्स ने एक बैंक भी बनाया है, ठीक है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ब्रिक्स दुनिया भर की 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 30% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है, 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। सार्क का उद्देश्य लिखिए। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच मित्रवत संबंध बनाने के लिए सार्क की 1985 में स्थापना हुई थी, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, आपको पता ही है। तो हम सार्क के बारे में लिखेंगे, साफ्टा के बारे में लिखेंगे। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब का प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों। मैं सारे टॉपिक पर अभी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो उम्मीद है कि आपको ये ठीक लगा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, फिर से सुनिए। ठीक है। स्वस्थ रहिए, कोरोना का समय है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।